नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक शोरान। अब तक हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं। अब हम थोड़ा उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फिजिकल चेंजेस किसे कहते हैं? अगर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई चेंज हो तो उसे क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सब्सटेंस की शेप, साइज, कलर, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब बात करें केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? अगर किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन के अंदर कोई चेंज हो जाए तो उसे उस सब्सटेंस का कहेंगे कि उस सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज हो गया है। ये तो बात होगी केमिकल चेंजेस की। अभी हमने इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे कि ओजोन की। जो ओजोन का डिप्लेशन है वो भी क्या एक केमिकल चेंज है। आपको पता होगा कि हमारे इन्वायरमेंट के आउटर लेयर के अंदर एक ओजोन की लेयर होती है। वो क्या करती है, जैसे ही सन से कोई भी अल्ट्रावायलेट रेज आती है तो ये उन्हें आने से रोकती है, क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ तक पहुंच गई तो इससे क्या होगा कि हमें बहुत सारी स्किन डिजीज होंगी और कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये क्या ओजोन लेयर क्या करती है, जैसे ही सन से कोई भी अल्ट्रावायलेट रेज आती है तो उसे एब्जॉर्व कर लेती है। तो ओजोन इसको एब्जॉर्व करेगी, तो एब्जॉर्व करने के बाद क्या होगा कि इसका डिप्लेशन हो जाएगा, मीन्स ये टूट के ऑक्सीजन बना देगी। क्या बनाएगी? ऑक्सीजन। तो इसका ओजोन से ऑक्सीजन में चेंज होना क्या है? केमिकल चेंज है। तो फिर मीन्स इसके अंदर क्या हुआ, इसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंज हो गया। इसके अंदर क्या हुआ, O3 से क्या बन गया, O2 बन जाएगा। मीन्स ओजोन से क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? इसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। तो और ओजोन क्या करती है, ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है हमारे लिए। इसे क्या कहा जाता है, इसे इसलिए हम प्रोटेक्टिव शील्ड भी कहते हैं। ये तो हो गई ओजोन की बात। अब कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? केमिकल चेंज का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, क्योंकि ये हम डेली लाइफ में आसानी से देख सकते हैं कि किसी भी लोहे को जंग लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। मीन्स रस्टिंग का मतलब क्या होता है? लोहे को जंग लगना। क्या होता है कि जब हम लोहे को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उसे हवा से ऑक्सीजन मिल जाती है। अगर उसे थोड़ी सी हवा में नमी होगी तो उससे क्या होगा, पानी भी मिल जाएगा। फिर हवा और पानी की वजह से क्या होगा, वो आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना देगा, जिसे हम कहते हैं रस्ट। तो फिर ये किस तरह का प्रोसेस है? इससे क्या हुआ, उसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंज हो गया। मीन्स आयरन से क्या बन गया, ये आयरन ऑक्साइड। तो फिर इस तरह के चेंज को क्या कहेंगे हम? केमिकल चेंज कहेंगे। When an iron is left in damp air, means नमी वाली हवा, for a considerable time, it gets covered with a red brown flaky substance called rust. means जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो है, ये क्या है? ये रस्ट है। मीन्स लोहे को जंग लगा हुआ है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके अंदर क्या हुआ, जैसे जिस तरह आपको लोहा दिखाई दे रहा है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना देगा। और इस आयरन ऑक्साइड को क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ये एक प्रोसेस है, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि ये क्या करता है, आयरन की केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंज कर देता है। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? इसे केमिकल चेंज कहेंगे। अब कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं रस्टिंग के लिए? मीन्स कौन क्या क्या होना चाहिए जिनकी वजह से रस्टिंग होगी। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो इसका मतलब उसके अंदर रस्टिंग नहीं होगी। सबसे पहले तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। अगर आयरन है, आयरन के लिए क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन की। और दूसरा वाटर की, क्योंकि अभी आपको बताया था कि आयरन वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक रस्ट कहलाता है। मीन्स रस्टिंग का काम करता है। और जितने भी पानी के अंदर, मीन्स जो वाटर होगा उसके अंदर साल्ट की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी, साल्ट की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, उतना ही रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस फास्टर होगा। ये तो होगी रस्टिंग ऑफ आयरन किस तरह होता है। अब आपने देखा होगा कि रस्टिंग की वजह से हमारा जो आयरन हो बिल्कुल खराब हो जाता है। मीन्स जो लोहा है वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है, उसकी स्ट्रॉन्गनेस भी कम हो जाती है और वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होने लग जाता है। रस्ट बहुत ही सॉफ्ट और कोर्स होता है। ये क्या हुआ, अगर मान लीजिए आयरन है, इसको क्या हुआ, जंग लग गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये यहाँ से इसकी लेयर बाय लेयर टूट कर नीचे गिरने लग जाएगा।
मीन्स ये धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएगा। इससे क्या होगा कि उसकी स्ट्रॉन्गनेस भी कम हो जाएगी और ये बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक रस्टिंग ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मीन्स ये अगर एक बार किसी चीज को जंग लग गया, अगर मान लीजिए यहाँ पे जंग लग गया, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये अपना एरिया बढ़ाता रहेगा और जैसे जैसे बाहर की लेयर है वो बिल्कुल हल्की हो जाएगी और वो क्या होगी, नीचे गिर जाएगी, तो फिर क्या होगा, अंदर की लेयर की तरफ अपना इस तरह प्रोसेस चलाता रहेगा और फिर इसकी वजह से क्या होगा, बिल्कुल उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो वीक हो जाएगी और वो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं रहेगा। इससे होने वाले नुकसान क्या होते हैं कि जिस तरह हमारे ब्रिज होते हैं, ग्रिल्स होती हैं, रेलिंग्स होती हैं, गेट होते हैं और जो कार के स्ट्रक्चर होते हैं वो सभी किससे बने होते हैं, आयरन से बने होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ट्रक्स की जो बॉडी होती है वो भी किससे बनती है, वो भी आयरन से बनती है। और शिप के अंदर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन का यूज होता है। अगर मैं आपके नॉलेज के लिए बताऊं तो जो शिप्स के अंदर जो हर साल मीन्स पर एनम इतना आयरन डैमेज होता है कि जिसकी वजह से लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। मीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान होता है। अब हम इसे रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। रस्टिंग को रोकने के लिए हम पेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम घरों में जो रेलिंग्स होती हैं, गेट्स होते हैं, वहां पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं ताकि उस जो भी आयरन है उसको जंग न लगे। और दूसरा, ग्रीस सप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑयल। देखा होगा कि जो भी बाल बियरिंग्स और यूज करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, हम ग्रीस का यूज करते हैं ताकि वहां पर जो उनको जंग न लगे। और गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जो आयरन की जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर यूटेंसिल्स होते हैं या फिर आयरन की और कोई चीजें होती हैं, उनको जंग लगने से बचाने के लिए एक जिंक की कोटिंग की जाती है। मीन्स जो आउटर लेयर होगी उसके ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। तो जो परत चढ़ाने के प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। या फिर कोटिंग विद क्रोमियम। जो क्रोमियम होता है वो जो बकेट्स होती है उनके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग कर दी जाती है। या फिर और कोई लोहे की बनी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग कर दी जाएगी। जिससे क्या होगा कि लोहा जो डायरेक्ट एयर और वाटर के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, अगर एयर और वाटर के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा तो इसको क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये रस्टिंग को रोकता है। एलोइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। आपने देखा होगा कि स्टेनलेस स्टील को कभी जंग नहीं लगता, तो इसलिए जो आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स करके एक एलॉय बनाया जाता है जिसे कहते हैं स्टेनलेस स्टील। और इस स्टेनलेस स्टील को जंग नहीं लगता। तो फिर ये हो गए हमारे जो रस्टिंग को रोकने के कुछ मेथड्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। कौन कौन से, पेंटिंग, अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग विद क्रोमियम और मेकिंग स्टेनलेस स्टील। अब बात करते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन की। क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हम कोई भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा किसी भी सब्सटेंस का, उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद क्या होगा, हमें क्रिस्टल्स प्राप्त होंगे। जिस तरह देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, ये क्रिस्टल है। जो आपने घरों में शुगर को देखा होगा, शुगर क्या होता है, क्यूब की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, वो क्यूब की फॉर्म में होता है। मीन्स जिनकी कोई रेगुलर शेप हो, स्ट्रेट एजेस हो और फ्लैट सरफेस हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्रिस्टल कहेंगे। जैसे आपने घर में देखा कि शुगर है, क्यूब की फॉर्म में होता है, तो वो क्यूब की फॉर्म में होता है तो उसे क्या कहेंगे, शुगर के क्रिस्टल्स कहते हैं हम। इसी तरह अगर कोई भी सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर हम उसको गर्म करके अगर उसको ठंडा होने के लिए रख दें तो धीरे धीरे क्या हो, जैसे जैसे ठंडा होगा वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स की फॉर्म ले लेगा। इस मेथड का यूज कहाँ किया जाता है? इस मेथड का यूज जब कोई भी इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस है उसे प्योर सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है। और किस कंडीशन में किया जाएगा, जहां पर मिसिबल मीन्स जो पूरी तरह आपस में घुलनशील सब्सटेंसेस होंगे या फिर जो सॉल्यूशन होगा वहां पर इस कंडीशन का यूज किया जा सकता है। और जहां पर इमिसिबल सॉल्यूशन होंगे वहां पर हम फिल्ट्रेशन का यूज करेंगे। जैसे बात करूं मैं, वाटर के अंदर सैंड मिक्स कर दिया जाए तो वाटर के अंदर सैंड क्या इमिसिबल है। अगर वाटर से मुझे सैंड वाला करना तो क्या करेंगे, इसका मैं फिल्ट्रेशन कर दूंगा। फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होगा, जैसे हम फिल्टर पेपर के अंदर इसके डालेंगे तो वाटर और सैंड का मिक्सर, तो सैंड ऊपर रह जाएगी और वाटर इसके अंदर से बिल्कुल छन जाएगा और नीचे कंटेनर के अंदर आ जाएगा।
तो जितने भी इमिसिबल है उनको तो हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो मिसिबल होते हैं उनको क्या करेंगे? अगर मान लिया यहाँ पर मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी और वाटर होगा या फिर और जो भी चीजें होंगी वो क्या होगा, धीरे धीरे वेपराइज हो गए ऊपर एनवायरनमेंट में चली जाएंगी, और ऊपर एनवायरनमेंट में जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ कॉपर सल्फेट बच जाएगा। और जैसे ही हम इसको गर्म करते रहेंगे बिल्कुल लास्ट में क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बच जाएगा। धीरे धीरे जैसे ही हम इसको ठंडा करेंगे तो ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन छोटे छोटे इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, और जो क्रिस्टल्स में बदलने के इस प्रोसेस को कहते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।